इन्फिनिट स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। एपिसोड 16 बहुत खूबसूरत हो तुम। ब्लैक मून विल। आरवी ने जैसे ही जुनून से कहा, मुझे किस करनी है तुम्हें। जुनून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। एक पल के लिए तो उसे यकीन नहीं हुआ आरवी ने उसे क्या कहा। वो अभी टुकुर टुकुर आरवी की तरफ देख ही रही थी कि आरवी बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आ गया और उसके होठों को अपने होठों से छूने लगा। जुनून ने तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से धक्का दिया तो आरवी पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। अगले ही पल उसने जुनून को तिरछी नजरों से देखा। जुनून गुस्से से बोली, कोशिश भी मत कीजिएगा मेरे पास आने की। उस रात को आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया तब मैं बेहोश थी, लेकिन अब अगर आपने मेरे साथ वैसा कुछ भी करने की सोची तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उसकी बात सुनकर आरवी हल्का सा मुस्कुराया और वापस उसके करीब आने लगा। जुनून की सांस गहरी होने लगी। आरवी को अपने करीब बढ़ते देख उसे डर लगने लगा था। उसने तुरंत रेलिंग पर अपना हाथ कसा और बोली, मैंने कहा ना मेरे करीब मत आइएगा, वरना मैं सच में अपनी जान ले लूंगी। ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ देख रही थी। वो आरवी को धमकी दे रही थी कि वो रेलिंग से कूद जाएगी। वहीं उसकी ये धमकी भरी निगाहों को समझकर आरवी की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। वो बिल्कुल उसके करीब आया तो जुनून बस कांपती हुई रह गई, वो कुछ कर नहीं पाए। आरवी उसके चेहरे पर झुककर बोला, क्या हुआ, खत्म नहीं किया तुमने खुद को। जुनून का गला सूखने लगा। आरवी व्यंग्य से मुस्कुराकर बोला, मेरी हेल्प चाहिए क्या। जुनून को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। वो अभी भी बस आरवी की तरफ देख रही थी। अचानक ही आरवी एकदम से रोटेट हुआ और सीधा रेलिंग की दूसरी तरफ हो गया। उसका पैर रेलिंग के किनारे पर था और वो रेलिंग के दूसरी तरफ था। उसका हाथ रेलिंग पर था और आंखें जुनून पर। जुनून की धड़कन जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। उसे ऐसे लगा जैसे आरवी नीचे की तरफ गिर गया, लेकिन आरवी रेलिंग से लगकर खड़ा था। आरवी ने अपना हाथ जुनून की तरफ बढ़ाया और बोला, आओ दोनों एक साथ छलांग लगाते हैं, बहुत मजा आएगा। जुनून का कांपना और भी ज्यादा बढ़ गया। वो तुरंत बोली, प्लीज प्लीज आप इस तरफ आ जाए, आप नीचे गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, प्लीज आप इस तरफ आ जाए। आरवी व्यंग से बोला, क्या हुआ, अब तुम्हें खुद को खत्म नहीं करना क्या। अब तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं ना, मैं यहाँ से नीचे 1000 बार भी गिरूं ना तो मुझे एक बार भी चोट ना लगे। लेकिन अगर तुम एक बार भी गिरी तो तुम्हारे अंदर जितनी भी हड्डियां हैं ना एक बार नहीं 1000 बार टूटेंगी। उसकी बात सुनकर जुनून ने अपना चेहरा झुका लिया। आरवी तुरंत बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर उसने अपना हाथ और ज्यादा आगे बढ़ाया तो जुनून तुरंत पीछे हो गई। आरवी ने एक पल नहीं लगाया वापस जुनून के सामने आकर खड़े होने में। जुनून हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आरवी उसके बिल्कुल चेहरे पर झुका और बोला, अब और कोई धमकी देनी है क्या जानम। जुनून की आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिएगा, मुझे जबरदस्ती से बहुत नफरत है। आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ था, उसके बाद भी आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। आप जो हरकतें करते हैं कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज्यादा घटिया हरकतें करते हैं। प्लीज ये सब मत करिए, प्लीज मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती मत कीजिए। आरवी कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें जबरदस्ती नहीं पसंद तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जुनून सवालिया एक्सप्रेशन से उसे देखने लगी। आरवी ने रूम के अंदर बेड की तरफ देखा और बोला, जाओ जाकर उस बेड पर सो जाओ। जुनून की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। आरवी थोड़ी गहरी आवाज में बोला, 5 मिनट। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम सो गई तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर तुम 5 मिनट के अंदर नहीं सोई तो फिर जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ। जुनून की सांसें उसे अपने हलक में अटकते हुए महसूस हो रही थी। उसे तो वैसे भी नींद नहीं आती थी और यहाँ आरवी के आसपास रहते हुए तो नींद आना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, और ऊपर से उसकी धमकी सुनकर तो उसकी एक दिन की नहीं पूरे महीने की नींद उड़ जाए, ऐसे में वो 5 मिनट में कैसे सो सकती थी। लेकिन वो तुरंत बेड की तरफ गई और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। आरवी वहीं पर खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। उसने वापस सिगरेट जलाए और कश भरते हुए भी उसकी नजरें जुनून पर ही टिकी हुई थी। जुनून सोने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आरवी की नजर खुद पर महसूस कर उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी अचानक से उसे अपने माथे पर आरवी के सख्त होंठ महसूस हुए।
उसने अपनी आंखें और भी ज्यादा कसकर बंद कर ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल आरवी उसके होठों पर अपने होंठ रख देगा। उसने ब्लैंकेट को भी कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया था, लेकिन आरवी ने सिर्फ उसके माथे को चूमा और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके बगल में लेट गया। जुनून थर थर कांप रही थी। तकरीबन 5 मिनट वो अपनी आंखों को यूं ही कसकर बंद किए लेटी रही, लेकिन आगे से आरवी ने कोई हरकत नहीं की तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलती ही उसकी नजर आरवी के चेहरे पर गई, जिसकी आंखें बंद थी। हल्का हल्का पसीना आंख में भी उसके चेहरे पर उभर रहा था। उसे देखने से समझ नहीं आ रहा था कि वो सो रहा है या जाग रहा है। अचानक उसकी आवाज गूंजी, अब अगर तुमने दोबारा अपनी आंखें खोली तो इस बार किस फोरहेड पर नहीं, तुम्हारे होठों पर करूंगा, और जब तक इस शरबत से मेरा मन न भर जाए तब तक इसे पीता रहूंगा। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। जुनून ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। आरवी ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और जुनून के होठों को देखकर अपने होठों को भी कुचलने लगा। जुनून ने तुरंत अपने होठों को छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आरवी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी जुनून को और ज्यादा कसकर अपनी बाहों में समेटते हुए अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली थी। सुबह का वक्त। जुनून की आंखें खुली तो आरवी उसके आसपास नहीं था। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और अपने कपड़ों को चेक करने लगी। उसके सारे कपड़े ठीक थे और उसे अपनी बॉडी में पेन भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने एक राहत की सांस ली और तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम और बालकनी चेक करने लगी, लेकिन आरवी कहीं भी नहीं था। वो वापस आकर बेड पर बैठी और एक गहरी सांस लेकर बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ फंस गई हूं मैं? यहाँ से कैसे निकल पाऊंगी? कैसे हैं मिस्टर गैंगस्टर? वो तो बहुत ही अजीब हरकतें करते हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है, लेकिन कैसे? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन और परेशानी दोनों झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ वरुण अपने कमरे में था और सोच रहा था कि उसे जुनून को आरवी से दूर कैसे करना है। और उसने अपना प्लान भी बना लिया था, बस अभी उसे एग्जीक्यूट करने की देरी थी। वो अपने रूम से बाहर निकला और विला के अंदर बने हुए जिम एरिया की तरफ आया, जहां पर आरवी जिम कर रहा था। वो आरवी के सामने आकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। आरवी उसे गहरी नजरों से देखकर बोला, आज ब्रश 2 बार किया है या फिर दांत तुड़वाने का इरादा है? आरवी की बात सुनकर वरुण इरिटेट होते हुए बोला, यार कभी तो तू मुझसे ढंग से बात कर लिया कर। आरवी व्यंग्य से हंसा और बोला, जिस दिन तेरी हरकत ढंग की होगी उस दिन मेरे बात करने का लहजा भी ढंग से होगा। अब बता क्यों आया है यहाँ पर? उसकी बात सुन वरुण एकदम से हड़बड़ा गया और तुरंत बोला, वो मैं तो जिम करने आया था। आरवी की हंसी अब और भी ज्यादा बढ़ गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और वरुण के पास आकर बोला, तुम जैसों की दारू रात को 2 बजे तक चढ़ती है और दिन में 2 बजे उतरती है। अब तू ये बता, तू अपने मन में आई हुई बात की उल्टी करेगा या फिर मैं तुझे उल्टा लटकाऊं? वैसे भी बहुत दिन हो गए तेरी अच्छे से खातिरदारी नहीं की है मैंने। अगर किसी चीज का हिसाब मांग लिया तो तुझे भी पता है तेरी कहां कहां से और किस हिसाब से फिटेगी। आरवी की बात सुनते हुए वरुण हल्का हल्का कांपने लगा था। वो तुरंत बोला, वो मैं तुझे ये बताने आया था कि आज मिस्टर ग्रोवर ने पार्टी रखी है। आरवी की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो धीमे से बोला, आगे। वरुण अपने सूखते हुए गले को तर करके बोला, उस पार्टी में एक डील हो सकती है। आरवी व्यंग्य से हंसा और बोला, तू मुझे धंधा करना सिखाएगा? वरुण के चेहरे पर पसीना उभरने लगा। वो जल्दी से बोला, पार्टी में कुछ लोग आने वाले हैं जिन्हें सैंपल चाहिए। अगर तू चाहे तो मैं उस पार्टी में चला जाऊं। मैं उन लोगों को सैंपल दे दूंगा, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आरवी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसका कंधा हल्का सा दबाया तो वरुण के चेहरे पर हल्का हल्का दर्द उतरने लगा। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, चल 1000 पुशअप्स लगा। वरुण की आंखें हैरत में फैल गई। आरवी तुरंत बोला, तुझे जिम करना है ना? तो जिम की शुरुआत सबसे पहले पुशअप से ही होती है। चल जा 1000 पुशअप्स लगा, उसके बाद ये डील मैं तुझे करने दूंगा। वरुण पहले थोड़ा सा सकपकाया और फिर जल्दी से जाकर सामने पुशअप्स लगने लगा, लेकिन 20-25 के आसपास ही उसकी हिम्मत टूट गई और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर लेट गया। वरुण की इस हरकत पर आरवी उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, मुझसे छुट्टे पैसे ले जाना और जाकर अपने लिए हॉर्लिक्स ले आना, तेरे काम आएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगा। वरुण अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से उसके सामने आकर बोला, तो ये डील कैसे होगी? आई मीन तू क्या खुद इस पार्टी में जाएगा?
आरवी उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुझे क्यों जानना है कि मैं इस पार्टी में जाऊंगा या नहीं? अगर मुझे डील करनी होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं करनी होगी तो नहीं जाऊंगा। तुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जा जाकर बच्चों वाला सेरेलैक खा। ये बोलकर आरवी वहां से चला गया और उसके जाने के बाद वरुण ने एक राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए वो अब और ज्यादा हंसने लगा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बस यही चाहता हूं मैं कि तू आज रात उस पार्टी में जाए। उस पार्टी में तकरीबन तुझे 4 से 5 घंटे लगेंगे और तेरा फोन भी बंद होगा। इतने में तो उस लड़की का मैं ऐसा हाल करूंगा कि वो लड़की यहां आने के लिए तो क्या जिंदा रहने के लिए भी पछताएगी। आग से बच गई ना वो लड़की, अब आज वो एक बार फिर से जलेगी। ये बोलते हुए वरुण के चेहरे पर काफी डेंजरस एक्सप्रेशन थे। आरवी वापस अपने रूम में आया और रूम में आते ही उसकी नजर आईने के सामने खड़ी हुई जुनून पर गई, जो टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी। वो हल्का सा नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसके बाल भी नीचे की तरफ झूल रहे थे। उसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब बढ़ने लगा, तो आरवी को अपने पीछे देखकर जुनून तुरंत से ऊपर की तरफ हो गई और खुद को आईने में देखने लगी। आरवी उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके बालों में अपना हाथ चलाने लगा। जुनून सहम कर एक तरफ हो गई। आरवी उसे तिरछी नजरों से देखते हुए उसके पास आया और बोला, तुम्हें डर ज्यादा लगता है या फिर तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहती हो? जुनून तुरंत बोली, ना मुझे आपसे डर लगता है और ना ही मुझे आपके साथ कुछ खेलना है। मुझे बस आपसे दूर रहना है। आरवी हंसा और बोला, अगर इन दोनों ऑप्शन में से तुमने कोई भी सेलेक्ट किया होता तो चलो मैं मान लेता, लेकिन तुम तो आउट ऑफ सिलेबस चली गई जानम। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बोलते हुए आरवी एक बार फिर से उसके करीब आया और अब उसके सामने खड़े होकर उसके बालों को पीछे से सहलाने लगा। उसकी उंगलियां जुनून को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी और उसकी गर्दन पर हल्की हल्की स्किन उभरी हुई थी, जो जलने की वजह से थी। आरवी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हो तुम। जुनून व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, सिर्फ चेहरा खूबसूरत है मेरा, बाकी जिस्म शायद आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया। आरवी उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मुझे बाकी जिस्म से मतलब ही नहीं। जुनून व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, ये बात कहने के लिए आपके जमीर ने इजाजत दे दी क्या? दी भी होगी, वैसे भी झूठ बोलना तो आप जैसे लोगों की फितरत होता है। लेकिन मेरे सामने आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मिस्टर गैंगस्टर, बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। मेरे चेहरे से तो आपको कोई मतलब ही नहीं, मतलब तो आपको मेरे जिस्म से है, पर वो आपके किसी काम का नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई और आरवी जो अब तक उसके गाल को बड़े ही प्यार से सहला रहा था, अचानक ही उसने उसके चेहरे को कसकर अपनी उंगलियों से जकड़ लिया और गुस्से से जुनून को देखने लगा। जुनून के होंठ फड़फड़ाने लगे और आंखें आरवी के चेहरे पर टिक गई। आरवी उसके फड़फड़ाते हुए होठों की तरफ देखकर बोला, कल रात मेरा तुम्हें किस करने का मन कर रहा था, लगता है मन की तलब अब पूरी होगी। जुनून जबरदस्ती अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। वो जितना अपना चेहरा इधर उधर करती उतना ही आरवी की उंगलियां उसके चेहरे पर कसती जाती और उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता, लेकिन आरवी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जुनून की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक ही आरवी ने उसके चेहरे को छोड़ा और उसे डेविल नजरों से देखने लगा। क्या आरवी जाएगा पार्टी में और मिलेगा वरुण को मौका जुनून को खत्म करने का? क्या जुनून को पता लगेगा आरवी के बारे में? एपिसोड 17 खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। ब्लैक मून विल। आरवी जुनून के फड़फड़ाते हुए होठों की तरफ देख रहा था और उसके होठों पर किस करने के लिए झुक रहा था, लेकिन जब जुनून की आंखों से आंसू बहने लगे तो अचानक ही उसने जुनून का चेहरा छोड़ दिया। जुनून अभी भी रोते हुए उसे देख रही थी। आरवी उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, तुम्हें पता है अगर कोई और लड़की होती ना तो मैं शायद आज अपनी हद भूल जाता, लेकिन तुम्हारे साथ पता नहीं क्या है जानम कि मैं चाहकर भी जबरदस्ती नहीं कर पाता। मन तो बहुत कर रहा है तुम्हारे इन होठों को चूमने का, लेकिन तुम्हारे ये आंसू मुझे रोक रहे हैं। अपने आंसुओं को रोक लो ना, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। जुनून रोते हुए बोली, क्या ढोंग कर रहे हैं आप मेरे सामने? आपको क्या लगता है कि मैं आपके इस ढोंग को सच मान लूंगी और सोचूंगी कि आप कितने देवता इंसान हैं जो मेरे आंसू देखकर पिघल गए? आज नहीं तो कल आप अपनी ये हसरत पूरी कर ही लेंगे। आरवी व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, इल्जाम बहुत अच्छे से लगा लेती हो तुम। अगर कहो तो तुम्हारा वकीलों के कोर्स में एडमिशन करवा दूं। जुनून गुस्से से उसे देखने लगी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इल्जाम नहीं लगा रही हूं, सच बोल रही हूं।
आपकी हसरत तो मुझे हासिल करने की ही है ना, तो फिर क्या ये ड्रामा कर रहे हैं? वैसे भी उस दिन जबरदस्ती करने से पहले आपने कौन सा मुझसे इजाजत मांगी थी? उस दिन कौन सा आपने मेरे आंसू देखे थे? उस दिन भी तो जबरदस्ती कर ही ली ना, तो फिर आज ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आरवी तिरछा मुस्कुराया और बोला, नाश्ते में क्या खाओगी? आलू के पराठे या फिर पनीर के पराठे? जुनून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आरवी खुद को आईने में देखने लगा। इस वक्त वो सिर्फ बॉक्सर में था। जुनून उसे यूं देखकर सार्कास्टिक वे में बोली, आपको दूसरों का बिना शर्त के इधर उधर घूमना पसंद नहीं, ताकि मेरी नज़र उन पर ना जाए और उनकी नज़र मेरे ऊपर ना आए। लेकिन खुद को कोई बंदिशें नहीं दी क्या आपने? खुद बेशक से कैसे भी कहीं भी घूम सकते हैं। आरवी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें जलन हो रही है क्या कि कोई मुझे इस हालत में ना देख ले? जुनून एक बार फिर से व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, मुझे और जलन इस बात से कि कोई आपको ना देखे? बेशक से कोई आपको देखे या फिर आपसे बात करे, आपके करीब आए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जलन नहीं होती मुझे, जिसे हम प्यार करते हैं ना अगर उसके करीब कोई आए तो जलन होती है। मैं सिर्फ आपसे नफरत करती हूँ, आप जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, उसके बाद मुझसे आपको नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आरवी एक बार फिर से उसके करीब आया और जुनून अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। अचानक ही उसकी पीठ दीवार से लगी। पीछे और रास्ता ही नहीं था। आरवी उसके ऊपर झुका और बोला, चलो कुछ तो दोगी तुम मुझे बेहिसाब नफरत देना और मैं तुम्हें बेहिसाब प्यार दूंगा। पर मेरा प्यार भी तुम्हें किसी नफरत से कम नहीं लगेगा। वो क्या है ना, मुझे प्यार करना ही नहीं आता। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए धीरे धीरे सीख जाऊंगा। अब मेरे सवाल का जवाब दो। जुनून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जिस तरह से आरवी उसके करीब था उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक आरवी का चेहरा ही इतना ज्यादा डेंजरस था कि उसकी सांसें सूखने लगती थी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, कैसा कैसा सवाल? आरवी हंसा और बोला, अभी तो पूछा था, पनीर के पराठे खाओगी या आलू के? अगर कुछ और खाने का मन है तो वो भी बताओ। पोहा मसाला, डोसा, इडली, वेजिटेबल सलाद, फ्रूट सलाद, ऑमलेट, जूस, ऑप्शंस बहुत है। तुम बताओ जानम, तुम क्या खाओगी? जुनून गुस्से से दांत पीस रही थी। उसने तुरंत आरवी को धक्का दिया। आरवी लड़खड़ाकर पीछे हो गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो उतनी ही फुर्ती से जुनून के करीब आया और उसने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और दूसरा जुनून की कमर पर रखकर दबा दिया। जुनून उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस कर एकदम से कांप उठी। उसकी नजरें आरवी के चेहरे पर टिक गई थी। वहीं आरवी भी इस वक्त बेहिसाब गुस्से से उसे देख रहा था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने कहा था तुमसे कि मुझे ये प्यार व्यार वाली भाषा नहीं आती, लेकिन तुम्हें तो मजाक लग रहा है। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह किसी और ने मुझे ऐसे धक्का दिया होता ना, अब तक उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी होती। मैं मरते वक्त सामने कौन है कौन नहीं है देखता नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से ये आंखें खुली है और दुआ करो कि खुली रहे, वरना गुस्सा तो तुम पर होगा, निकलेगा किसी और पर। ये बोलते हुए उसने जुनून के साइड टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और जोर से दीवार की तरफ फेंका। वहां पर एक सर्वेंट खड़ी थी, वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। जुनून की आंखें हैरत में फैल गई। उसने तो अभी तक उस सर्वेंट को देखा भी नहीं था। वही आरवी तिरछा मुस्कुराया और बोला, निशाना गलत नहीं लगा, गलत लगाया गया था। अगली बार मुझे धक्का सोच समझ कर देना, हर बार मैं गलत निशाना नहीं लगाता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद डेंजरस एक्सप्रेशंस थे और जुनून अपनी जगह पर खड़ी खड़ी डर से कांप रही थी। वो सर्वेंट उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी, लेकिन अब वो बिना कुछ कहे ही वहां से तुरंत भाग गई। जुनून लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, किसी बेकसूर की जान लेना आपको गुरूर वाली बात लगती है? आरवी हल्का सा मुस्कुराया और फिर हंसते हुए बोला, किसी बेकसूर को मैंने कब कहा कि मेरे सामने आए? मेरे सामने ना आए तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा, और मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो सामने वाले की जान भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आया तो जान भी जाएगी, और वो जान जहान से भी जाएगी। जुनून उसकी तरफ देखती रह गई। आरवी अब थोड़े इंटेंस एक्सप्रेशन और सर्द आवाज के साथ बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, आलू के पराठे या फिर? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जुनून ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ हाँ, आलू के पराठे खाऊंगी मैं। ये बोलते हुए उसका चेहरा कांप रहा था। आरवी मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था, मेरे भी फेवरेट हैं आलू के पराठे, चलो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। बस मुझे 5 मिनट दो। ये बोलकर आरवी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और फिर जुनून की तरफ अपना हाथ बढ़ाया।
जुनून कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज प्लीज आज मुझे अपनी गोद में मत उठाएगा, मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है जब आप सबके सामने मुझे यूं अपनी गोद में उठाकर लेकर जाते हैं, बहुत एम्बेरेस फील होता है। अभी वो बोल ही रही थी कि आरवी ने उसे अपनी गोद में उठा भी लिया था। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और जुनून उसे देखकर दांत पीसने लगी। आरवी उसे लेकर नीचे आया और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। आरवी जुनून को अपने हाथों से खिला रहा था। जुनून को आरवी के हाथों से खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जुनून की नजरें इधर उधर घूम रही थी। आज उसे कोई सर्वेंट भी अपने आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। संतोषी काकी और हरी काका ब्रेकफास्ट सर्व करते ही किचन के अंदर चले गए थे। जुनून आरवी की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे बताया नहीं कि इस घर में और कौन कौन रहता है। आरवी तुरंत बोला, अगर पहले नहीं बताया तो उम्मीद भी क्यों कर रही हो कि अब बताऊंगा। अगर बताना होता तो पहले ही बता देता। यहाँ कौन रहता है और कौन नहीं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। जुनून गुस्से से बोली, मेरे लिए जरूरी है। मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे साथ और कौन कौन रहता है। आरवी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सिर्फ मैं। बाकी सब इस घर में रहते जरूर है, लेकिन उनकी सांसों की आवाज भी तुम तक नहीं आएगी। तो बस तुम यही समझो कि इस घर में सिर्फ मैं रहता हूँ, तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। अब मुझे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराओ। जुनून हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? मैं आपको अपने हाथों से ब्रेकफास्ट क्यों कराऊं? आप होंगे इतनी फुर्सत वाले कि आपको मुझे बच्चों की तरह खिलाना अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको भूख लगी है तो खा लीजिए, वरना आपको जो करना है कीजिए। मैं आपको अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, कन्फर्म है? जुनून एक पल के लिए थोड़ा डर गई, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, मेरी तरफ से कन्फर्म है। अगले ही पल आरवी जोर से चिल्लाया, हरी काका। उसकी आवाज सुनकर हरी काका तुरंत भागते हुए किचन से बाहर की तरफ आए और आरवी के सामने अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। आरवी उनकी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर किचन में कितने लोगों का खाना बनता है हरी काका? ये बोलते हुए उसका लहजा बहुत ही ज्यादा नर्म था। जुनून को समझ नहीं आ रहा था कि अब आरवी के दिमाग में क्या चल रहा है। हरी काका कांपती हुई आवाज में बोले, आप दोनों के अलावा वरुण साहब का बनता है और कभी कभी अव्वल साहब का, उनके अलावा हम 20 नौकर हैं। उनका खाना भी इसी किचन में बनता है। आरवी उनकी बात बीच में ही काटकर मुस्कुराते हुए बोला, तो बस फिर आज से इस किचन में सिर्फ मेरा और मेरी जानम का खाना बनेगा, ना आप लोगों के लिए इस किचन में खाना बनेगा और ना ही खाना बाहर से आएगा। हरी काका हैरानी से बोले, लेकिन फिर सब लोग खाएंगे क्या? आरवी ने तिरछी नजरों से उन्हें देखा और बोला, इस बात का जवाब मैं सच में दूं? उसके एक्सप्रेशंस देखकर हरी काका ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया और जुनून की आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। वो तुरंत अपनी जगह पर वापस बैठ गई और प्लेट में निवाला बनाने लगी। आरवी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो हरी काका की तरफ देखते हुए बोली, आज रात को सबके लिए दावत का इंतजाम कीजिए हरी काका। सबके लिए एकदम लजीज खाना बनना चाहिए, ऐसा कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। ये बोलते हुए उसकी नज़र जुनून के हाथों में पकड़े हुए निवाले की तरफ थी, जो दही में डूबा हुआ था। उसने जुनून की नाजुक सी कलाई को अपने हाथ में पकड़ा और उस निवाले को अपने होठों में लेकर जुनून की उंगली भी लिक करने लगा। जुनून अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी। उसने अपना चेहरा हल्का सा घुमा लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरवी जिस तरह से उसके हाथों से खाना खा रहा था वो बहुत ज्यादा अजीब था। उसने आंखें खोलकर हरी काका की तरफ देखा तो वो अब वहां से जा चुके थे। जुनून ने एक राहत की सांस ली और जैसे तैसे आरवी को खाना खिलाया। खाना जब खत्म हो गया तो जुनून आरवी की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं अपने कमरे में जाऊं? आरवी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें रोक सकता हूं क्या? जुनून ने एक बार फिर से राहत की सांस ली और तुरंत वहां से जाने लगी। आरवी उसे रोकते हुए बोला, आज रात तुम मेरे साथ एक पार्टी में जाओगी। जुनून की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पलटकर आरवी की तरफ देखा और बोली, मैं पार्टी में जाऊंगी? लेकिन क्यों? मैं किसी पार्टी में नहीं जाने वाली, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उम्मीद भी मत कीजिएगा कि मैं आपकी ऐसी कोई बात मानूंगी। आरवी अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? जुनून गुस्से से चिल्लाई, हर बात पर जबरदस्ती करते हैं आप। आप खुद को समझते क्या है?
आप मुझे कहीं भी चलने के लिए कहेंगे और मैं आपके साथ चल दूंगी। बिल्कुल भी नहीं मिस्टर गैंगस्टर, मैं किसी भी पार्टी में आपके साथ नहीं जा सकती। आरवी अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। अपने रूम में जाओ और तकरीबन आधे घंटे बाद तुम्हारे पास तुम्हारे कपड़े पहुंचा दिया जाएंगे, जिन्हें पहनकर तुम्हें रात को 8 बजे रेडी रहना है। मुझे तुम्हारे होठों से ना नहीं सुनना, अब जाओ। जुनून उसके कहने पर भी वहां से नहीं गई और उसके सामने खड़ी रही। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा अपने रूम में जाओ। जुनून जिद दिखाते हुए बोली, नहीं जाऊंगी, मैं अपने रूम में नहीं जाऊंगी। आरवी मुस्कुराया और बोला, कन्फर्म है। जुनून ने अपने आसपास देखा, वो अंदाजा लगा रही थी कि अब आरवी क्या कर सकता है। आरवी ने अपने होठों पर हल्की सी अपनी जीभ घुमाए और एक बार फिर से बोला, कन्फर्म है। जुनून की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपने रूम की तरफ चली गई और आरवी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो बाहर की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद एक गाड़ी ब्लू लायन क्लब के बाहर आकर रुकी। अव्वल गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आरवी उसके साथ बैठा था। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले और क्लब के अंदर की तरफ आ गए। यहाँ बाहर एक तरफ धूप चमक रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंदर एकदम अंधेरा था और जगमगाती हुई लाइट्स हल्की रोशनी करती। लेकिन फिर उतनी ही जल्दी रोशनी गायब भी हो जाती। सिगरेट और हुक्के का धुआं हर जगह पर फैला हुआ था और म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड था। अव्वल आरवी की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये डील आज होगी नहीं। मैंने जब वॉमर से बात की थी तो उसके बात करने का लहजा बहुत अलग था। मुझे लग रहा है जैसे वो आज इस डील से पलटने वाला है। आरवी कुछ सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब वो सैंपल देखेगा ना, तो वो तो क्या उसका बाप भी ये डील फाइनल करेगा। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट पर बाहर से हाथ रखा जिसमें ड्रग्स का सैंपल था और वो वही सैंपल एक शख्स को दिखाने आया था जिसका नाम वॉमर था। उसकी नज़र सामने सोफे पर गई जहां पर वॉमर बैठा था और उसके आसपास 2-3 लड़कियां खड़ी थी और उसे रिझाने का काम कर रही थी। आरवी और अव्वल दोनों आगे की तरफ आए और आरवी उसके सामने बैठ गया जबकि अव्वल आरवी के पीछे खड़ा रहा। वॉमर ने आरवी की तरफ देखा और बोला, तो आखिर तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरवी उसे देखते हुए बोला, क्या बात, इंतजार करना मुश्किल हो रहा था क्या? इतनी बेसब्री है इस डील की। वॉमर हंसा और बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली मुझे तुम्हें बताना था कि मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर आरवी की भौहें तन गई। वही अव्वल समझ चुका था कि ये डील क्यों कैंसिल हो रही है। क्या है वजह इस डील के कैंसिल होने की? क्या जुनून आरवी के साथ पार्टी में जाएगी? क्या वरुण के इरादे होंगे फ्लॉप या फिर देगा वो अपने खतरनाक इरादों को अंजाम? एपिसोड 18, क्या तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे? ब्लू लायन क्लब। वॉमर की बात सुनकर आरवी और अव्वल दोनों हैरान थे। हालांकि अव्वल समझ चुका था कि इस डील के कैंसिल होने का क्या कारण है, लेकिन आरवी के चेहरे पर अभी फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वॉमर मुस्कुराया और बोला, जब मुझे यही ड्रग्स तुमसे कम रेट में मिल रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ डील क्यों करूंगा? अब मैं तुम्हारे साथ ये डील नहीं करूंगा, मैंने दूसरे डीलर के साथ डील फिक्स कर दी है। आरवी मुस्कुराया और बोला, दैट्स गुड, इनफैक्ट वेरी गुड। एक बिजनेसमैन की यही तो पहचान होती है कि उसे पता होना चाहिए उसे कौन सा माल कहां से लेना है और कहां पर कितना इन्वेस्ट करना है। खैर, तुम्हारे साथ बिजनेस करके भी मजा आता है और बिजनेस ना करके भी मजा आएगा। अब ये डील तो होने से रही, लेकिन साथ में एंजॉय तो किया जा सकता है ना? वॉमर मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, तुम्हारे साथ पार्टी करने का तो मजा ही अलग होगा। लेट्स एंजॉय। ये बोलकर उसने सामने टेबल पर रखा हुआ वाइन का गिलास उठाया। आरवी ने भी एक गिलास उठाया और दोनों ने चीयर्स कर अपने होठों से लगा लिया। वॉमर के साथ बैठी हुई लड़कियों की नजरें आरवी पर टिकी हुई थी, लेकिन आरवी उन दोनों में से एक की तरफ भी नहीं देख रहा था। वॉमर आरवी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हें खूबसूरती बहुत पसंद है। इन दोनों में से तुम्हें कौन सी ज्यादा खूबसूरत लग रही है? आरवी मुस्कुराया और बोला, लेफ्ट वन। ये बोलते हुए उसने लेफ्ट में खड़ी हुई लड़की की तरफ देखा तो वो भी बड़ी अदा से मुस्कुराए और बड़ी अदा से चलते हुए आरवी के पास आकर उसके ऊपर झुक गई। उसने आरवी के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। आरवी ने भी उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अच्छा फील कराने लगा। दोनों की नजरें आपस में मिली हुई थी। वॉमर आरवी की तरफ देखते हुए बोला, चलो डील ना भी हुई, लेकिन ये डील तो कर सकते हैं। जस्ट गो एंड हैव सम फन।
ये बोलकर उसने आरवी के साथ खड़ी हुई लड़की की तरफ देखा और उसे इशारा किया तो वो लड़की आरवी को अपने साथ रूम में चलने के लिए बोलने लगी। आरवी ने अव्वल की तरफ देखा और बोला, मेरा इंतजार करो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। अव्वल तुरंत बोला, लेकिन तूने तो कहा था कि अब जुनून के बाद। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आरवी बेहद सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला, खबरदार अपनी जुबान से उसका नाम भी लिया तो। ये बोलकर उसके वापस उस लड़की की कमर में अपना हाथ डाला। उस लड़की का नाम मिहिका था और वो वोमा की मिस्ट्रेस थे। आरवी उसके साथ रूम में आया और मिहिका आरवी के पास आकर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसके सीने को सहलाने लगी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, डू यू लव वोमा? मिहिका उसे सैडिक्टिव नजरों से देखते हुए बोली, आई जस्ट लव मनी। वो मुझे पैसा देता है और मैं उससे वो जो उसे चाहिए। आरवी मुस्कुराया और बोला, और अगर तुम्हें वही पैसा मैं दूं तो? मिहिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगी। आरवी ने अपने हाथ उसकी पीठ पर बहुत ज्यादा कस दिए। उसके हाथों की कसावट महसूस कर मिहिका हल्का सा उससे अलग हुई और फिर उसे देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें एक ही नज़र में इतनी ज्यादा पसंद आ जाऊंगी। वैसे मैंने सुना था कि तुम्हें सिर्फ वजिन लड़कियां पसंद है। मैं तो वजिन भी नहीं हूं और तुम तो एक लड़की के साथ एक रात से ज्यादा वक्त नहीं बिताते, तो फिर मेरे बारे में ये ख्याल कैसे? उसकी बात सुनकर आरवी मुस्कुराया और उससे बिल्कुल अलग होकर जाकर बेड पर लेट गया। मिहिका सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। वो उसके सामने आकर बेड पर बैठ गई। आरवी हल्का सा करवट लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें पैसों का ऑफर दिया है, खुद का नहीं। इतनी भी खास नहीं हो तुम कि तुम्हें मैं अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहूंगा। तुम्हें बस एक काम करना है। कीमत जो तुम मांगो, काम जो मैं तुम्हें दूं। मिहिका के चेहरे पर अब हल्का डर झलकने लगा। उसने आरवी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, मुझे करना क्या होगा? आरवी तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा ना, कीमत जो तुम मांगो और काम जो मैं तुम्हें दूं। अगर डील एक्सेप्ट है तो यहीं पर बैठी रहो और अगर नहीं तो दफा हो जाओ यहां से। उसकी बात सुन मिहिका के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। वो कुछ पल यूं ही बैठी रही और फिर आरवी की तरफ देखते हुए बोली, डील डन। आरवी ने अपनी पॉकेट से चेक बुक निकाली और अपने पेन से उस चेक पर साइन किया और मिहिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस पर अमाउंट खुद भर लेना। मिहिका ने उस चेक को लिया और आरवी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अब तो मुझे मेरा काम बताओ ना। आरवी एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, वोमा को खत्म करना है। उसकी बात सुनकर मिहिका के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस चेक को वापस रखा और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? वार वोमा को खत्म करना है? आर यू सीरियस? तुम सोच भी कैसे सकते हो? आरवी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उसके हाथों में एक गन नाच रही थी। वो मिहिका की तरफ देखते हुए बोला, हाँ या ना? मिहिका कांपती हुई आवाज में बोली, पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। आरवी तिरछा मुस्कुराया और बोला, आरवी का तो काम ही है खतरों से खेलना। एक दिन के लिए खिलाड़ी तुम भी बन जाओ। मिहिका अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके बिल्कुल करीब होकर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे? उसका सवाल सुनकर आरवी ने सिर से लेकर पैरों तक उसे देखा और बोला, जरूर जरूर सेटिस्फाई करूंगा। मिहिका के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। आरवी ने अपनी दूसरी पॉकेट में अपना हाथ डाला और फिर अपना हाथ निकालकर मिहिका के हाथ पर रखकर साइड किया तो मिहिका के हाथ में अब एक छोटा सा पैकेट था। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहने को ये ड्रग्स है। इन्हें लेने के बाद इंसान नशे में झूमता है, लेकिन अगर डोज हल्की सी भी ज्यादा हो जाए तो इंसान झूमना तो दूर, आंख ना बंद कर पाता है ना खोल पाता है। जहां है बस वही टिक जाता है। तुम अपना काम खत्म करो। तुम्हारी तड़प मैं जरूर खत्म करूंगा। मिहिका मुस्कुराए और बोली, बस मुझे 1 घंटा दो, उसके बाद इसी रूम में मिलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत उस कमरे से बाहर चली गई। आरवी के चेहरे पर डेविल स्माइल तैर रही थी। मिहिका वहां पर वापस आए जहां पर वोमा बैठा था। वो अपने ऊपर झुकी हुई लड़की की गर्दन पर किस कर रहा था। मिहिका उसके पास आए और उसे और भी ज्यादा सेडिक्टिव वे में टच करने लगी तो वोमा उसे देखते हुए बोला, लगता है वो आरवी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया। शायद थोड़ा कमजोर होगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये बोलकर उसने मिहिका की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके साथ दूसरे रूम में चला गया। रूम में आते ही उसने मिहिका को पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। मिहिका उससे अलग कोई और फिर सामने टेबल पर रखी हुई बोतल की तरफ बढ़ते हुए बोली, शबाब का मजा तो तब आता है ना जब शराब का नशा भी बेहद हो।
ये बोलते हुए उसने वोमा के लिए गिलास में वाइन डाली और फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट भी उस ड्रिंक में खाली कर दिया। वोमा बेड पर लेटा हुआ मिहिका का इंतजार कर रहा था। मिहिका उसके पास आए और अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास उसने बड़ी ही मदहोशी भरी नजरों से वोमा की तरफ बढ़ाया तो वोमा ने तुरंत हल्का सा ऊपर की तरफ उठकर वो गिलास अपने होठों से लगा लिया। जैसे ही उसने उस ड्रिंक को खत्म किया अगले ही पल उसकी सांसें चोक होने लगी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। मिहिका बड़ी ही शातिर नजरों से उसे देख रही थी। वोमा कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख लिए थे और सांस लेने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हर सांस मुश्किल होती जा रही थी। वो तुरंत बेड से उठा और बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम लिए वो लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिरा और अगले ही पल उसकी आंखें सच में ना बंद हुई ना खुली, बस यूं ही एक जगह पर टिक गई। मिहिका हंसी और उसके ऊपर झुककर बोली, जो सेटिस्फैक्शन मुझे आरवी दे सकता है ना वो तो तुमसे पिछले 4 सालों से नहीं मिली। ये बोलकर उसने वोमा का चेहरा दूसरी तरफ लुढ़का दिया और तुरंत वहां से भाग गई। वो जल्दी से उस कमरे में आई जहां पर आरवी उसका इंतजार कर रहा था। आरवी को देखकर वो मुस्कुराए और उसके बिल्कुल करीब आकर उसने अपनी बाहें आरवी की गर्दन पर लपेट दी। वो सैडिक्टिव नजरों से आरवी की तरफ देखते हुए बोली, आज मेरा अरमान पूरा होने वाला है। मैं कब से तुम्हें देख रही थी, लेकिन तुम्हारी पसंद ही ऐसी थी कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर आज मेरा हर ख्वाब पूरा होगा। ये बोलते हुए वो जाकर बेड पर लेट गई। आरवी ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और बेड पर जाकर उसके ऊपर झुक गया। उसने मिहिका के माथे पर अपनी उंगली रखी और उसे होंठों की तरफ लाकर बोला, जब खूबसूरती तुम्हारी जैसी हो तो मैं अपनी पसंद को थोड़ा बदल भी सकता हूं। ये बोलकर वो अपनी उंगलियों से मिहिका की गर्दन को सहलाने लगा। मिहिका भी हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और आरवी के सीने को चूमने लगी। आरवी ने साइड में रखी हुई वाइन की बोतल उठाए और उसे अपने होठों से लगा लिया। मिहिका ने उस बोतल पर अपना हाथ रखा और उससे उस बोतल को लेकर एक ही सांस में पूरा पी गई। उसकी मदहोशी भारी नजरें आरवी पर थी और अचानक ही उसके हाथों से वो खाली बोतल लुढ़क गई और वो आरवी की तरफ देखती ही रह गई। आरवी के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने मिहिका के होठों को हल्का सा अपने अंगूठे से सहलाया और बोला, मेरे गले में शराब तब तक नहीं उतरती जब तक मैं उसे इजाजत ना दूं और आरवी को हासिल करने का ख्वाब, वो भी अपनी शर्तों के हिसाब से। ख्वाब नहीं गुनाह है, जिसकी सजा आरवी के हाथों से मौत है। ये बोलकर वो हंसा और अपनी शर्ट वापस पहनकर उस रूम से बाहर निकल गया। उस क्लब से बाहर आते वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। अव्वल जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कर लिया जो करना था। आरवी हंसा और बोला, अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अव्वल गुस्से से बोला, तू भी जानता है कि ये डील कैंसिल क्यों हुई। उस क्षितिज की वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। अगर तुझे कुछ करना ही था तो उसके साथ करता। वोमा और मिहिका की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों को बस उनका लालच मार गया। आरवी तुरंत बोला, एग्जैक्टली, उन लोगों को बस उनका लालच मार गया। ये बोलते हुए वो गाड़ी में बैठा। अव्वल तुरंत आकर गाड़ी में बैठने लगा, लेकिन आरवी उसे रोकते हुए बोला, मुझे पार्टी में जाना है। पहले जुनून को पिक करना है और फिर पार्टी में जाकर तुम्हारे क्षितिज से मुलाकात करनी है। उसकी बात सुनकर अव्वल की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही आरवी गाड़ी लेकर वहां से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मून विला जुनून इस वक्त अपने कमरे में थी और उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए बैग पर थी, जिसमें वो ड्रेस थी जो वो पार्टी में पहन कर जाने वाली थी। उसका पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसे आरवी की धमकियों से डर लग रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी जगह से उठी और टेबल की तरफ आई। उसने उस बैग में से उस ड्रेस को निकाला तो उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि उस ड्रेस में लॉन्ग स्कर्ट और हाई नेक टॉप था। वो उन कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वैसे भी अपना जिस्म दूसरों को दिखाने का शौक नहीं। जानती हूँ मुझ में कुछ दिखाने लायक है ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच भी ऐसी होगी। ये बोलते हुए वो आरवी के बारे में सोच रही थी। उसने वो कपड़े लिए और उन्हें पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने खड़ी थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने आरवी खड़ा था। आरवी की नजरें भी जुनून पर टिक गई। वो जुनून के पास आया और उसके बिल्कुल करीब होने लगा तो जुनून ने अपने कदम पीछे की तरफ ले लिए। उसकी पीठ मिरर से लग गई और आरवी उसके चेहरे पर झुकने लगा। जुनून कांपती हुई आवाज में बोली, हमें पार्टी में चलने के लिए देरी हो रही है।
आरवी ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, मेरा तो मूड ही चेंज हो रहा है। जुनून ने तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा दूर धकेलते हुए कहा, लेकिन अब मेरा पार्टी में जाने का मन है। प्लीज पार्टी में चलिए ना। ये बोलते हुए वो आरवी से बचना चाहती थी। आरवी मुस्कुराया और बोला, मेरी जानम का मन हो और मैं उसके मन की पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो हम पार्टी में चलेंगे ही। ये बोलकर वो जुनून से दूर हटा और क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगा। जुनून ने राहत की एक गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ वरुण आरवी के पार्टी में जाने का इंतजार कर रहा था। उसे बस किसी तरह जुनून को आज इस घर से बाहर निकालना था। बाकी सब इंतजाम उसने कर दिया था और अब उसे आरवी के घर से बाहर निकलने का इंतजार था। लेकिन तभी उसे बाहर कुछ और सुनाई दिया तो वो जल्दी से बाहर आया। उसकी आंखें हैरत में फैल गई जब उसने आरवी को जुनून की कमर में अपना हाथ डालकर बाहर की तरफ ले जाते हुए देखा। आरवी जुनून को पार्टी में लेकर चला जाएगा, इस बात की उम्मीद उसे दूर दूर तक नहीं थी। उसने जोर से अपना हाथ रेलिंग पर मारा और बोला, ओह गॉड, ये तो उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जा रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ और सोचना होगा। ये बोलते हुए वो सोच रहा था कि अब वो क्या कर सकता है। तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। क्या है अब वरुण के इरादे? कैसे करेगा वो जुनून को आरवी से दूर? एपिसोड 19। वो रात हाय इतनी हसीन थी। रिवाज रिजॉर्ट वेन्यू के बाहर आरवी की कार रुकी और ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर आरवी जुनून की तरफ आया। जुनून उसके साथ वाली सीट पर ही बैठी थी। आरवी ने जुनून के पास आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जुनून ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बिना उसे अपना हाथ दिए ही गाड़ी से बाहर आए। वो आरवी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं। आरवी मुस्कुराया और बोला, एक तो तुम सारा दिन गुस्से में रहती हो, बहुत अनरोमांटिक हो। पर जानम मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूं। ये बोलते हुए वो जुनून के बिल्कुल करीब हो गया और उसे कमर से पकड़ लिया। जुनून और भी ज्यादा गुस्से से उसे देखने लगी। आरवी उसके करीब हुआ और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख उसकी गर्दन को हल्का हल्का सहलाने लगा। जुनून एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। आरवी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, नजर उतारने के लिए क्या करते हैं? जुनून थोड़ा चौंकते हुए बोली, क्यों? आपको किसकी नजर उतारनी है? आरवी तुरंत बोला, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब दिया करो। जुनून मुंह बनाते हुए बोली, नजर से बचने के लिए काला टीका लगाया जाता है। आरवी ने उसकी आंखों की तरफ देखा जिसमें उसने भर भर कर काजल डाला हुआ था। उसने जुनून की आंख पर अपनी उंगली रखी तो जुनून ने तुरंत अपना चेहरा पीछे की तरफ कर लिया। आरवी ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा तो जुनून का चेहरा अब आगे की तरफ हो गया। आरवी ने उसकी आंख से हल्का सा काजल लिया और उसके कान के पीछे लगा दिया। जुनून उसकी तरफ देखती ही रह गई। आरवी मुस्कुराया और बोला, अब चलते हैं। ये बोलकर उसने साइड से जुनून की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अंदर की तरफ लेकर बढ़ गया। जुनून के चेहरे पर एक बार फिर से नर्वसनेस नजर आने लगी थी। वो इस तरह की पार्टी में कभी नहीं शामिल हुई थी। उसे बहुत डर लग रहा है और ऊपर से जिस तरह का इंसान आरवी था उसे सबसे ज्यादा डर तो आरवी से ही लग रहा था। आरवी उसे लेकर अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नजरें पार्टी एरिया में घूम रही थी। वहीं दो लड़कियां जो अपने हाथों में ड्रिंक के गिलास लिए वहीं पर खड़ी थी, उनकी नजर जैसे ही आरवी और जुनून पर गई उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों ही आरवी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उनमें से एक जिसका नाम लावण्या था वो दूसरी लड़की नेत्रा की तरफ देखते हुए बोली, ये आरवी के साथ लड़की कौन है? नेत्रा ने भी जुनून को घूरते हुए देखा और बोली, पता नहीं, कभी इस लड़की का कोई जिक्र तो नहीं सुना। आरवी तो अपने साथ ऐसे किसी लड़की को पार्टी पर लेकर ही नहीं आता, तो फिर आज ये लड़की उसके साथ कैसे? और आरवी की चॉइस को क्या हुआ? उसे ऐसी बहन जी टाइप लड़कियां कब से पसंद आने लगी? ये बोलकर वो हंसने लगी। लावण्या कुछ सोचते हुए बोली, लगता है कुछ तो खास है इस लड़की में, तभी तो आरवी इसे पार्टी में लेकर आया है। पता लगाएं क्या? उसकी बात सुनकर नेत्रा के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ आरवी जुनून की तरफ देखते हुए बोला, अपना ख्याल रखना। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ा संभल कर रहना। जुनून गुस्से से बोली, ओह रियली? मुझे यहाँ जबरदस्ती लाने के बाद अब आप ये सब बताकर मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं? पर मुझे आपकी गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। ये बोलकर जुनून ने आरवी का हाथ अपनी कमर से हटाया और तुरंत वहां से दूसरी तरफ चली गई। उसे इस वक्त आरवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
एक तो उसकी जबरदस्ती और दूसरा उसका ये उसकी कमर पर हाथ रखना, यूं उसके करीब आना जुनून को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे दूसरी तरफ जाते हुए देख नेत्रा और लावण्या तुरंत वहां से जुनून के पीछे पीछे आ गई। आरवी भी जुनून के पीछे जाने लगा, लेकिन तभी एक शख्स ने उसका रास्ता रोका। उस शख्स को देखकर आरवी की आंखें भी सर्द हो गई। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं क्षितिज मेहरा था, जो आरवी का सबसे बड़ा राइवल था। क्षितिज आरवी की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आरवी व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाता, तुम्हें इतना इंतजार नहीं करना पड़ता मुझसे जलील होने के लिए। उसकी बात सुनकर क्षितिज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो आरवी के करीब आया और बोला, जरा जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। अब मैं तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता नहीं हूं जिसे तुम कुछ भी कह दोगे, तुम्हारा सबसे बड़ा राइवल हूं। अब मैं तुम्हारा कोई बिजनेस पार्टनर या फिर तुम्हारा गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा, अगर ज्यादा मेरे सामने जुबान चलाई तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आरवी हंसने लगा। एक वेटर उन दोनों के पास आया तो आरवी ने अपने हाथों में ड्रिंक का गिलास लिया और फिर उस वेटर की तरफ देखते हुए बोला, जरा इन्हें भी सर्व करो। आजकल ये कुत्ते का काम छोड़कर इंसान बन गए हैं और इंसान तो ड्रिंक करते हैं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास अपने होठों से लगाया। क्षितिज ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। आरवी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने तो सिर्फ वही कहा जो तुम सुनना चाहते थे। तुमने खुद कहा कि अब तुम मेरे कुत्ते नहीं हो, मतलब तुम कुत्ते तो हो। क्षितिज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें? तुम्हारा ये घमंड चूर करने ही तो मैं यहां पर आया हूं। आरवी ड्रिंक करते हुए बोला, मेरा घमंड कोई कांच नहीं है जो चूर हो जाएगा, पत्थर है। अगर एक बार भी पलटवार कर दिया ना तो एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। क्षितिज व्यंग्य से हंसा और बोला, काम तो तुम्हारा खत्म होने वाला है। आज मैं इस पार्टी में बहुत बड़ी डील करने वाला हूं। वॉमा के साथ हो रही मेरी डील के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। अब मैं पूरी तरह से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आरवी ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास पूरी तरह से खाली किया और फिर उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया। वो गिलास एक पल में चकनाचूर हो गया। आरवी क्षितिज की तरफ देखते हुए बेहद गहरी आवाज में बोला, जरा चेक कर लेना अपने वॉमा को, कहीं इस ग्लास की तरह मेरे हाथों से लुढ़क तो नहीं गया। उसकी बात सुनकर क्षितिज की आंखें बड़ी हो गई। आरवी चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल लिए वहां से दूसरी तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाए एक बार फिर से दो आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए और वो आरवी के बिजनेस पार्टनर थे। आरवी मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रहा था, वहीं क्षितिज गुस्से से उसे देख रहा था। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और वॉमा को कॉल किया, लेकिन लगातार रिंग जाने के बाद भी वॉमा ने कॉल रिसीव नहीं किया। क्षितिज ने तकरीबन उसे 4 से 5 कॉल किया, लेकिन जब सामने से कॉल अटेंड नहीं हुआ तो उसने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। वो आरवी की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुमने वॉमा के साथ कुछ किया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरवी, पिछले 4 सालों से मैंने तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त की है क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम था, क्योंकि तब मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा था, लेकिन अब मैं खुद एक शिकारी हूं और अब मैं शिकार तुम्हारा करूंगा। वहीं दूसरी तरफ नेत्रा और लावण्या जुनून के पीछे पीछे आए। जुनून को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस पार्टी में करे क्या। ना ही वो यहाँ पर कुछ खा पी सकती थी और ना ही यहाँ पर उसका बिल्कुल भी मन लग रहा था। तभी एक वेटर उसके सामने आया और उसे ड्रिंक सर्व करने लगा। जुनून तुरंत बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। तभी एक लड़की वहां पर आई। वो लड़की नेत्रा और लावण्या ने ही भेजी थी। वो लड़की ट्रे से ड्रिंक का गिलास उठाकर जुनून की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सॉफ्ट ड्रिंक है ये, इसे पीने से कुछ नहीं होगा, तुम इसे ले सकती हो। जुनून ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस गिलास को हल्का सा पीछे किया और बोली, नो थैंक्स, मैं सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पीती। वो लड़की हंसी और बोली, बड़ी कमाल की लड़की हो तुम जो सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पीती, लेकिन फिलहाल तुम्हें इसे पीना चाहिए। पार्टी में आए हो और ऐसे यूं ही खड़ी रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलते हुए उसने वो ड्रिंक का गिलास वापस जुनून की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन इस बार अपने हाथ को थोड़ा पुश भी कर दिया जिससे वो सारी ड्रिंक जुनून के कपड़ों पर बिखर गई। जुनून ने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा। वो तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी, बट डोंट वरी, ये सब साफ हो जाएगा, तुम मेरे साथ वॉशरूम में चलो। जुनून थोड़े गुस्से से बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ये बोलकर उसने वेटर की तरफ देखा तो वेटर ने सामने की तरफ इशारा कर दिया। जुनून तुरंत वहां से वॉशरूम एरिया की तरफ चली गई।
वो लड़की जल्दी से नेत्रा और लावण्या के पास आए और उनके आगे अपना हाथ बढ़ाने लगी तो लावण्या ने उसके हाथ पर 500 रुपए का नोट रखा और उसे वहां से जाने का इशारा किया। वो लड़की तुरंत वहां से चली गई और उसके बाद नेत्रा और लावण्या जुनून की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ वरुण पार्टी में आ चुका था, लेकिन सामने की तरफ से नहीं बल्कि बैक गेट की तरफ से उसकी नजरें आरवी और जुनून को ढूंढ रही थी। तभी उसे जुनून वॉशरूम की तरफ जाती हुई दिखाई दी तो वो भी जल्दी से जुनून के पीछे पीछे आया। उसके साथ ही 2 आदमी और भी थे। जुनून वॉशरूम में आए और आकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। वो अपनी ड्रेस की तरफ देख रही थी जो काफी खराब हो चुकी थी। उसने टैप में से पानी लिया और अपनी ड्रेस पर डालने लगी, लेकिन जितना वो पानी डालती उतनी ही ज्यादा उसकी ड्रेस और खराब लगने लगी थी। वो गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, मैंने सबसे बड़ी गलती की जो मैं मिस्टर गैंगस्टर के साथ इस पार्टी में आए। मुझे उनके साथ यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने कपड़ों को कैसे ठीक करूं। मैं ऐसे कपड़ों के साथ सबके सामने जा भी कैसे सकती हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, तो उतार दो अपने कपड़े। ये आवाज सुनकर जुनून की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने हाथ सामने वॉश बेसिन पर कस दिए। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम स्थिर हो गई थी। पीछे खड़ा वरुण एक बार फिर से बोला, वैसे भी बिना कपड़ों के काफी अच्छी लगती हो तुम। ये बोलते हुए उसकी आंखें सामने मिरर में से जुनून को देख रही थी और जुनून भी वरुण की तरफ देख रही थी, लेकिन वरुण के चेहरे पर मास्क था। जुनून की आंखें वरुण की आंखों पर टिकी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत पलटकर खड़ी हो गई। अब वो वरुण के सामने थी। वरुण उसके करीब बढ़ने लगा। इस वक्त वरुण जुनून के सामने अकेला खड़ा था। उसने अपने दोनों आदमियों को वॉशरूम के बाहर खड़ा किया था ताकि जब वो अपना काम करके बाहर निकले तो उसके आदमी अपना काम कर सके। वरुण जुनून के बिल्कुल करीब आने लगा और जुनून पीछे वॉश बेसिन के अंदर ही धंसने लगी। वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। वरुण की आंखें और वरुण की आवाज ने उसे एकदम सुन्न कर दिया था। वरुण उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, वैसे तुम आज भी बहुत खूबसूरत लगती हो। सोचा नहीं था तुम्हारी ये खूबसूरती बरकरार होगी। उसकी बात सुन जुनून की आंखें और भी ज्यादा हैरत में फैल गई। जुनून कांपती हुई आवाज में बोली, कोको कौन हो तुम? वरुण मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे भूल गई। ये बोलते हुए वो अपना हाथ उसकी कमर से थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर आने लगा था। जुनून ने उसे जोर से धक्का दिया तो वरुण लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गया। जुनून जल्दी ही वहां से भागने लगी, लेकिन वरुण ने पीछे से उसके बालों को पकड़ा और उसे जोर से खींचा तो जुनून की दर्द से चीख निकल गई, लेकिन बाहर लाउड म्यूजिक की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं गई। जुनून पीछे जमीन पर जाकर गिरी। कांपते हुए वो सामने वरुण को देखने लगी। वरुण उसके करीब आने लगा। जुनून पीछे की तरफ सरकने लगी। वरुण उसे देखते हुए बोला, मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं कौन सा कोई अनजान हूं? तुम्हारी ये आंखें बता रही है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। वरुण की बात सुनकर जुनून की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर तक हिल चुकी थी और उसके हाथ भी बुरी तरह से कांप रहे थे। वो अपने घुटनों पर अपने हाथ रख खुद को ही नोच रही थी। वरुण ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा तो जुनून बुरी तरह से कांप गई। उसने तुरंत वरुण का हाथ खुद पर से झटकाया और बोली, तुम उन चारों में से एक हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद कांप रही थी और वो रो रही थी। वरुण मुस्कुराया और बोला, ये बात कहकर तुमने मेरे दिल को सुकून दे दिया। मैं तुम्हें अभी तक याद हूं, पर तुम याद भी कैसे ना रखती। वो रात ही इतनी हसीन थी कि उस रात को कभी भुला नहीं जा सकता। वरुण की बातें सुनते हुए जुनून का रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। उसकी गहरी गहरी सांसें उस वॉशरूम में गूंजने लगी थी। वरुण ने एक बार फिर से अपना हाथ जुनून की तरफ बढ़ाया। उसने जैसे ही जुनून के गाल को दोबारा छुआ, जुनून ने तुरंत उसका हाथ दोबारा झटका दिया और जल्दी से वहां से खड़ी होकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। इस बार वरुण ने उसे बालों से पकड़ा, लेकिन उसे पकड़कर छोड़ा नहीं। वो जुनून को यूं ही बालों से पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींचने लगा और फिर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। जुनून की आंखें बड़ी हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आने को हो गई थी। वरुण उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसके होठों को जोर से दबाए जा रहा था। जुनून को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। उसके पैर नीचे जमीन पर रगड़ने लगे और हाथ वरुण के हाथों पर बुरी तरह से कस गए। वो अपने नाखून वरुण के हाथ पर मार रही थी, लेकिन वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डेविल नजरों से जुनून को देख रहा था। क्या एक बार फिर से वरुण हो जाएगा अपने घटिया इरादों में कामयाब? क्या एक बार फिर से वरुण हो जाएगा अपने घटिया इरादों में कामयाब?
क्या जुनून वरुण से लड़ने की हिम्मत कर पाएगी या फिर एक बार फिर से हार लिखी है उसकी किस्मत में। एपिसोड 20 अपनी औकात में रहो स्लैप। रिवाज रिजॉर्ट। वरुण की पकड़ में जुनून बुरी तरह से तड़प रही थी। वरुण ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसका मुंह जोर से दबा रहा था। जुनून की आंखों की पुतलियां बाहर आने को हो चुकी थी और उसके पैर नीचे जमीन पर रगड़ रहे थे। देखते ही देखते जुनून की सांसें घुटने लगी और उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। जब वो बिल्कुल शांत हो गई, वरुण ने उसके चेहरे से अपना हाथ हटाया और एक ही पल में उस पर अपनी पकड़ भी ढीली कर दी। जुनून धड़म से नीचे जमीन पर गिरी। वरुण उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था और आंखें बंद थी। वो तुरंत नीचे पंजों के बल बैठा और उसकी नब्ज चेक करने लगा। जुनून की सांसें चल रही थी लेकिन बहुत ज्यादा धीमे धीमे, जैसे खत्म होने को हो। वरुण के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बार तुम्हें जिंदा छोड़ा था और सोचा था शायद तुम मर गई होगी, लेकिन अब तुम मरने की कगार पर हो और मन कह रहा है कि तुम जिंदा रहोगी, लेकिन जब तुम्हारी ये आंखें खुलेगी तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। सच में बहुत हसीन रात थी वो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की एक बार फिर से मिल जाए तो क्या ही बात हो। ये बोलते हुए उसने जुनून के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों से सहलाया और वहां से उठकर वॉशरूम से बाहर की तरफ आ गया। उसने अभी भी मास्क पहना हुआ था और वो फोन पर एक मैसेज कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आया, बाहर से अंदर की तरफ जाती हुई नेत्रा और लावण्या से उसकी टक्कर हो गई और उसका फोन नीचे गिर गया। उन दोनों को वहां पर देखकर वरुण हैरान रह गया। वो अपने आदमियों को मैसेज कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द जाकर जुनून को यहां से ले जाए, लेकिन अब नेत्रा और लावण्या को अंदर जाते देख उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांपने लगे थे। लावण्या वरुण की तरफ देखते हुए बोली, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? और ये मास्क क्यों पहन रखा है? ये मास्क पार्टी नहीं है, उतारो इससे। ये बोलते हुए उसने वरुण के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वरुण ने तुरंत उसकी कलाई को पकड़कर जोर से मरोड़ दिया और गुस्से से बोला, अपनी औकात में रहो। ये बोलकर उसने लावण्या को जोर से धक्का दे दिया। लावण्या सीधा जमीन पर जाकर गिरी। नेत्रा जल्दी से उसे संभालने लगी। उसे समझ नहीं आया कि कोई इंसान इतना भी ज्यादा सनकी कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी बात पर उसे धक्का दे दे। आखिर लावण्या भी छोटी मोटी चीज नहीं थी। वो एक नामी गिरामी बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके साथ इस तरह की हरकत वाकई बहुत ज्यादा हैरानीजनक थी। वो जल्दी से लावण्या को उठने में मदद करने लगी और वहीं दूसरी तरफ वरुण की तरफ से मैसेज भी जा चुका था जो सामने डिलीवर भी हो चुका था। लेकिन अब वरुण जल्दी से अपने आदमियों को कॉल करने लगा ताकि वो लोग वॉशरूम की तरफ ना जाए। अगर लावण्या और नेत्रा ने उन दोनों को देख लिया तो वो कहीं जुनून के गायब होने पर आरवी के सामने अपना मुंह न खोल दे। इस डर से वरुण की जान निकल रही थी, लेकिन उसके आदमी का फोन लग ही नहीं रहा था। वही उसका आदमी जो उसके मैसेज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके फोन पर मैसेज रिसीव हुआ, उसने तुरंत अपने साथी की तरफ देखा और उन दोनों ने अपना फोन बंद कर लिया था कि कोई भी उनकी लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। वो दोनों जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। लावण्या गुस्से से कांपते हुए बोली, एक बार मुझे ये इंसान दोबारा मिल जाए, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खैर फिलहाल मुझे उस लड़की से मिलना है। मैं भी तो देखूं ऐसी क्या खासियत है उस लड़की में जिसे आरवी अपने साथ पार्टी में लेकर आया है। ये बोलते हुए उसका चेहरा अब और भी ज्यादा गुस्से से कांप रहा था। वरुण का गुस्सा वो अब जुनून पर निकालने की सोच रही थी। वो अंदर की तरफ आए और बोली, ये लड़की कौन हो तुम? बाहर निकलो और बताओ मुझे कि तुम आरवी को कैसे जान। अभी वो इतना ही बोली ही थी कि अचानक उसकी जोर से चीख निकल गई। उसकी नजर सामने नीचे जमीन की तरफ थी। वहीं दूसरी तरफ आरवी एक आदमी के सामने खड़ा था और वो दोनों आपस में हाथ मिला रहे थे। तभी क्षितिज वहां पर आया और आरवी की तरफ देखकर बोला, तुम यहां पर? ये मीटिंग मैं करने वाला था। ये बोलते हुए उसने आरवी के सामने खड़े हुए मिस्टर कपूर की तरफ देखा। मिस्टर कपूर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, सॉरी मिस्टर क्षितिज मेहरा, लेकिन ये डील तो डन हो चुकी है। आरवी ने जिस माल के सैंपल मुझे दिखाए हैं, ऐसा माल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा और मुझे यकीन है कि ऐसा माल मुझे और कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने आरवी के साथ ये डील कर ली है। सॉरी फॉर योर लॉस। क्षितिज गुस्से से कांपते हुए बोला, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पूरा माल रेडी करवा लिया है। मैं अपने साथ सैंपल भी लेकर आया हूं और आज आप मुझे एडवांस पेमेंट भी देने वाले थे। मिस्टर कपूर हंसे और बोले, लेकिन ये सब होने वाला था। कोई कमिटमेंट हुई तो नहीं थी ना, और अगर हो भी जाती तो क्या ही फर्क पड़ता।
ये कोई लीगल बिजनेस नहीं है जहां पर आप मुझे ये धमकियां दे। 2 नंबर के काम में सिर्फ पैसा बोलता है मिस्टर मेहरा, जुबान नहीं। मिस्टर कपूर हंसे और बोले, लेकिन ये सब होने वाला था। कोई कमिटमेंट हुई तो नहीं थी ना, और अगर हो भी जाती तो क्या ही फर्क पड़ता। ये कोई लीगल बिजनेस नहीं है जहां पर आप मुझे ये धमकियां दे। 2 नंबर के काम में सिर्फ पैसा बोलता है मिस्टर मेहरा, जुबान नहीं। ये बोलकर उन्होंने वापस आरवी की तरफ देखा और बोले, मैं जल्द से जल्द सारी पेमेंट तुम तक पहुंचवाता हूं। तुम सारा माल रेडी रखना। आरवी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप पैसे दीजिए और मान लीजिए। उसके बाद खुद भी मजे कीजिए और दूसरों को भी करने दीजिए। ये बोलते हुए उसकी नजरें क्षितिज पर आ चुकी थी। क्षितिज के जबड़े कसे हुए थे। मिस्टर कपूर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक से आरवी के हाथ में पकड़े हुए गिलास से चीयर्स किया और बोला, तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये बोलकर वो वहां से चले गए। क्षितिज गुस्से से कांपते हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया। आरवी हंसा और बोला, धंधा गलत और उम्मीद सही चीजों की, यही तो तुम्हारी गलती है। ये बोलकर वो अपनी ड्रिंक पीने लगा। उसे हंसते हुए देखकर क्षितिज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसने आरवी के हाथों से वो गिलास पकड़कर नीचे जमीन पर फेंका और गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, जैसे ये गिलास चकनाचूर किया है ना मैंने, वैसे तेरा घमंड भी करूंगा। तुझे क्या लगता है कि मुझसे ये एक डील छीनकर तूने मुझे खत्म कर दिया? नहीं रहम वोहरा, क्षितिज मेहरा अब खत्म नहीं होगा। तूने तो मुझसे सिर्फ ये कुछ करोड़ों की डील छीनी है ना, मैं तुझसे तेरी सबसे अजीज चीज छीन लूंगा। जैसे ही उसने कहा, आरवी की आंखों के सामने जुनून का चेहरा घूम गया और उसने एक जोरदार पंच क्षितिज के चेहरे पर जड़ दिया। क्षितिज की आंखें हैरत में फैल गई। उसने भी एक जोरदार पंच आरवी के चेहरे पर मारा। आरवी ने तुरंत उसके गिरेबान को पकड़ लिया और गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते की इतनी औकात की मुझे ही काटने चले। उन लोगों के लड़ने की आवाज सुनकर 2-4 लोग उन्हें देखने लगे, पर पार्टी में शोर शराबा इतना थी कि ज्यादातर लोग अपने में ही बिजी थे। क्षितिज ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, हाँ तेरा कुत्ता था मैं, लेकिन अब शेर हूं और ये शेर बहुत जल्दी तेरा शिकार करेगा। ये बोलकर उसने आरवी के हाथ अपने गिरेबान से हटा लिए और तुरंत वहां से चला गया। आरवी इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसकी गहरी नजरें जाते हुए क्षितिज पर थी, लेकिन फिर अचानक ही उसे क्षितिज की बात याद आई तो जुनून का ख्याल एक बार फिर से उसके दिमाग में आया। वो तुरंत कुछ सोचते हुए बोला, जानम वॉशरूम की तरफ गई थी लेकिन वो अभी तक बाहर की तरफ नहीं आई। वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। कहीं अभी तक वॉशरूम में ही तो नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखा और बोला, नहीं, जुनून को गए आधा घंटा हो गया है। अब तक वो वॉशरूम में क्या कर रही होगी, मुझे चेक करना होगा। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागा। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ आया, उसे जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। अभी कुछ देर पहले ही लावण्या और नेत्रा अंदर आई थी और उनकी नजरें जुनून पर टिकी हुई थी। आरवी भी तुरंत अंदर की तरफ आया। उसने लावण्या को साइड हटाया तो उसकी नजर भी सीधा नीचे जमीन पर गिरी हुई जुनून पर गई और जुनून को उस हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत जुनून के पास आया और उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर अपनी गोद में रखते हुए बोला, जानम क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर ऐसे कैसे? ये बोलते हुए उसने तुरंत जुनून की कलाई को अपने हाथ में पकड़ लिया था। जुनून की धीमे धीमे चलती हुई नब्ज को महसूस कर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से जुनून को अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ लेकर आया। नेत्रा और लावण्या दोनों अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। वो भी जल्दी से बाहर की तरफ आए। जुनून को बाहर की तरफ लाकर आरवी ने एक सोफे पर लिटाया और उसके हाथ पैर रगड़ने लगा। जुनून की सांसें थम रही थी। वो बिना एक पल गंवाए जुनून के होठों की तरफ झुका और उसे सीपीआर देने लगा। उसकी सांसें जिस तरह से अटक रही थी, आरवी को इस वक्त और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। लावण्या और नेत्रा दोनों आरवी की तरफ देख रही थी। उन दोनों की ये हालत भी नहीं थी कि वहां से जा सके। चाहे वो यहां से जाकर पाताल में क्यों ना छिप जाए, लेकिन आरवी उन्हें ढूंढ ही लेता, इसलिए वो दोनों वहीं पर खड़ी रही। जुनून ने एक गहरी सांस ली और आरवी को जैसे ही उसकी वो गहरी सांस महसूस हुई, वो तुरंत उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। जुनून का पीला पड़ा हुआ चेहरा एक बार फिर से लाल होने लगा था। जुनून के चेहरे पर वरुण की उंगलियों के निशान थे। आरवी ने जल्दी से उसके हाथ पैर रगड़ना शुरू कर दिया। जुनून को देखते हुए उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी।
तभी उसकी नज़र सामने खड़ी लावण्या और नेत्रा पर गई तो वो उनके पास आया और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ नेत्रा के चेहरे पर पड़ा। लावण्या अपनी जगह पर खड़ी खड़ी काम पर गई और नेत्रा सीधा नीचे जमीन पर गिर गई थी। उसकी हालत लावण्या से भी बुरी हो चुकी थी। लावण्या तुरंत बोली, पहले हमारी बात तो सुन लो आरवी। अभी वो बोल ही रही थी कि आरवी ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसका चेहरा कसकर अपनी उंगलियों में जकड़ा और बोला, क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? क्या किया तुम लोगों ने मेरी जानम के साथ? उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? बताओ मुझे क्या किया? लावण्या आरवी से अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आरवी ने उसका चेहरा बहुत कसकर पकड़ हुआ था। आरवी गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर तुम दोनों की वजह से मेरी जानम को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए उसने लावण्या का चेहरा छोड़ दिया। लावण्या गहरी गहरी सांसें लेते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। वो आरवी की तरफ देख रही थी, जो गुस्से में एकदम लाल हो चुका था। वो डरते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नेत्रा ने भी कुछ नहीं किया। हमें तो पता भी नहीं था कि ये लड़की वॉशरूम के अंदर है। हम दोनों जब वॉशरूम के अंदर आए तो एक शख्स वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। तुम्हें अगर हम पर यकीन नहीं तो तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो आरवी। हमने इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। हाँ, मुझे बुरा लग रहा था इस लड़की को तुम्हारे साथ देखकर, लेकिन मैंने सच में इसके साथ कुछ नहीं किया। आरवी जो लावण्या का चेहरा छोड़कर वापस जुनून के पास आ गया था। लावण्या की बात सुनकर उसने पलटकर तुरंत वापस लावण्या की तरफ देखा। लावण्या उसके करीब आए और बोली, मेरी बात का यकीन करो आरवी। वो शख्स बहुत ज्यादा सनकी लग रहा था। उसने मुझसे भी बदतमीजी की थी, सिर्फ इस गलती की वजह से कि मुझसे टकराने की वजह से उसका फोन गिर गया था। शायद उस शख्स ने इस लड़की के साथ कुछ तो गलत किया है। पर ये लड़की है कौन? आरवी गुस्से से चिल्लाकर बोला, जानम। जानम है ये मेरी। ये बोलते हुए उसकी आंखें बेहद सर्द थी। उसने तुरंत अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और अव्वल को एक मैसेज ड्रॉप किया। वो अब एक गहरी नजर लावण्या और नेत्रा पर डालकर बोला, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। लावण्या और नेत्रा दोनों ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत वहां से भाग गई। आरवी ने जल्दी से जुनून को अपनी गोद में उठाया और वहां से उसे लेकर बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आया और जुनून के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद ब्लैक मून विला आरवी जुनून को लेकर अपने रूप में आया और उसने जुनून को बेड पर लिटाया। जुनून की आंखें थोड़ी बहुत खुलने लगी थी। उसकी सांसें नॉर्मल हो रही थी। आरवी उसके पास ही बैठा और उसके हाथ को सहलाने लगा। जुनून की हालत ठीक हो रही थी इसलिए उसने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया। तकरीबन 5 मिनट बाद जुनून ने अपनी आंखें खोली और आरवी की तरफ देखने लगी। वो कुछ पल आरवी को यूं ही देखती रही और फिर अचानक ही डर से हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसे यूं देखकर आरवी ने तुरंत उसके करीब होकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोल, कौन आया था तुम्हारे पास? किसने की तुम्हारी ये हालात? बताओ मुझे, कौन था वो? जान ले लूंगा मैं उसकी। ये बोलते हुए आरवी का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। जुनून ने अचानक ही उसे जोर से धक्का दिया और बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। मैंने कहा मेरे पास मत आना, वरना मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। ये बोलते हुए उसने वही साइड में रखा हुआ वास उठाया और जोर से आरवी की तरफ देखने लगी। आरवी तुरंत से उसकी तरफ भागा। जुनून ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो वास सीधा आरवी की तरफ फेंका तो आरवी ने जल्दी से उसे कैच कर लिया। उसे एक बार फिर से अपने करीब आते देख अब जुनून ने जोर से पर्दे को खींचा और पर्दे को उस पर फेंक दिया। आरवी उस पर्दे में हल्का सा उलझा लेकिन अगले ही पल वो वापस जुनून की तरफ बढ़ने लगा। जुनून गुस्से से कांपते हुए बोली, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम बहुत गंदे हो, बहुत घटिया हो। तुम जैसे आदमी को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तुमने एक बार फिर से मुझे छुआ, मुझे अपने गंदे हाथ लगाए। ये बोलते हुए वो अपनी बॉडी पर अपने हाथ इधर उधर लगा रही थी। उसकी बात सुनकर आरवी की आंखें बड़ी हो गई। मतलब ये जो कोई भी था, ये उन लोगों में से ही था जिसने पहले जुनून का रेप किया था। वो जल्दी से जुनून के पास आया। जुनून वहां से भागने लगी लेकिन आरवी ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, खबरदार, अगर यहां से कहीं जाने की कोशिश की तो मुझे उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की। मैंने उसे कुत्ते की मौत नहीं दी तो मैं भी रहम बोहरा नहीं। उसकी बात सुनते हुए जुनून आरवी की तरफ देख रही थी और अगले ही पल उसने आरवी को जोर से धक्का देकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया।
क्या जुनून बता पाएगी आरवी को वरुण के बारे में? क्या करेगा आरवी जब उसे पता चलेगा वरुण की घटिया हरकत के बारे में?